बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमने आज आगाज करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से। जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है इसके दौरान क्या डेवलपमेंट हुई, कहते हैं जी बर्नौली ने 1738 में पुट फॉरवर्ड की, बुनियाद रखी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की in order to explain the gaseous behavior quantitatively, यानी गैसों का कोई मिकदार के साथ जो उनका ताल्लुक है बिहेवियर का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बुनियादी तौर पे बर्नौली ने बुनियाद रखी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लासियस उसके बाद 1857 में क्लासियस ने काइनेटिक गैस इक्वेशन दी। आज हम इस काइनेटिक गैस इक्वेशन को भी देखेंगे from the kinetic molecular theory of gases and deduced all gas laws from this equation, और उसने इस इक्वेशन से सारे गैस लॉज को डिड्यूस किया। दैट मींस कि इस इक्वेशन से सारे गैस लॉज को प्रूव किया। मैक्सवेल ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को इलैबोरेट किया और उसने एक लॉ दिया दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज क्या कहता है कि जब आप कोई भी गैस एक कंटेनर में लेते हैं, उस गैस के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स होते हैं, उन एटम्स के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और उन डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट वेलोसिटी रेंजेस होती है। ठीक है जी, तो ये यही लिखा हुआ है व्हिच डिस्क्राइब दैट देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैसियस सैंपल। गैसियस सैंपल में मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जिनकी मुख्तलिफ जो है वेलोसिटी रेंजेस होती है। बोल्ट्जमैन ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज की बात, उसने ये कहा कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट एनर्जी रेंजेस होती है। बात वही है, मैक्सवेल ने वेलोसिटी की बात की है और बोल्ट्जमैन ने एनर्जीज की बात की। इसके बाद वांडरवाल वो लेटेस्ट था इनमें से जिसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो आज जिस फॉर्म में है उसको उसने शेप दी, यानी उसके जो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं वो बुनियादी तौर पर वांडरवाल ने पेश की। जी बेटा। आज भी बायो और इंग्लिश का लेसन नहीं हुआ। अब बेटे ये सारा कुछ ईद के बाद ही सिस्टमाइज होगा, क्योंकि जो दोस्त अहबाब हैं वो थोड़ा सा ईद के दिनों में कुछ बिजी हैं। जी बेटा, बात को आगे लेके चलते हैं। हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके पोस्टुलेट्स यानी इसके बयानात या स्टेटमेंट्स क्या क्या। सबसे पहला कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, कि हर गैस के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। विच मे बी मोनोएटॉमिक लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ठीक है, या पॉलीएटॉमिक लाइक नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन वगैरह वगैरह। सेकंड क्या है जी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव haphazardly, haphazardly मीन रैंडमली, बेतरतीब, कोलाइडिंग अमंग देमसेल्व्स, आपस में भी टकराते रहते हैं, एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते रहते हैं, एंड चेंज दियर डायरेक्शंस, और अपनी जो डायरेक्शंस हैं वो चेंज करते। लाजमी सी बात है, अगर आप देखें दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, टकराने के बाद वो एक दूसरे के अंदर तो नहीं घुस जाएंगे, वो क्या होगा, वो मूव अवे कर जाएंगे, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। एक मिनट,
जी बेटा, मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद वो रिबाउंड कर जाते हैं, टकरा के पीछे हट जाते हैं। जी बेटा, ये हमारा थर्ड पॉस्टुलेट है जी। कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, गैस का जो प्रेशर होता है वो बुनियादी तौर पे मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से होता है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की दीवारों के साथ। और वो जो कोलिजन होते हैं दे आर इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन आपने फिजिक्स में सर्टेनली पढ़ लिए होंगे। इलास्टिक कोलिजन बेटा वो होते हैं जिनके दरमियान एनर्जी कंजर्व्ड है। इसके बाद बेटा आ जाते हैं हम, गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। एंड देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, सीधी सी बात है जब एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो उनके दरमियान काफी ज्यादा जगह खाली होंगी। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्शन की फोर्स नहीं होती। और ये छठा पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है, कहते हैं एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। दिस पॉइंट नीड टू बी इलैबोरेटेड। आज मेरे से क्या गलती हो गई? यस, दिस वाज द मिस्टेक। आपने बताया ही नहीं कि स्लाइड आपको नजर नहीं आ रही। ये 6 पॉइंट जो है ये मुझे इलैबोरेट करना था बेटा। अगर हम कोई भी गैस ले लें, मान लीजिए दिस इज द सिलेंडर जिसके अंदर आपने गैस दी हुई है, एंड दिस इज मूवेबल पिस्टन के ऊपर ये कंटेनर है, सिलेंडर। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ये जो कंटेनर का वॉल्यूम है दैट इज बी, और जो मॉलिक्यूल्स का सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कर दे तो वो सिर्फ इतनी सी जगह घेरेंगे, थोड़ी सी, ये इतनी सी। दिस इज वी एम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। और यहाँ ये जो वी एम है ये बेटा टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के सामने नेग्लिजिबल है। दिस इज योर 6 पॉइंट। जी बेटा, 7 पॉइंट क्या है? ग्रेविटी हैज नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस ऑन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटी का बहुत थोड़ा सा असर होता है। क्यों? क्योंकि वो आपस में टकराते रहते हैं और वो टकराने की वजह से उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है ग्रेविटी का वो डायरेक्शन बदलते रहते हैं, वो कोई भी नीचे नहीं बैठता। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेरी डायरेक्टली, वो वेरी डायरेक्टली करती है विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ। यानी ये आपने इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन है छोटा सा, दैट इज ई के, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? माशाल्लाह मेरी बेटियां जानती हैं, हाफ एम सी बार स्क्वायर। क्योंकि हम यहाँ पे वी नहीं लगाते, मॉलिक्यूल्स की नहीं लगाते, सॉरी आर्म वेलोसिटी नहीं लगाते, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है, और ये होती है सी बार स्क्वायर। अभी हम बाद में देख लेंगे। और ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ एक बात जो सामने आती है वो ये कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब जरा मुझे ये समझाइए कि क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर मास और वेलोसिटी दोनों बढ़ेंगे? दिस वाज क्वेश्चन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ेंगे दोनों? दोनों मेरा ख्याल से। मैं
can neither be created nor destroyed. समझ आई बात की? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सिर्फ वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं, ये वाली जो वेलोसिटी है इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बेटा ये सिर्फ बढ़ती है, मास में कभी तब्दीली नहीं आती। ऐसे तो नहीं होता मेरा वेट आजकल, मेरी मास आजकल 88 kg है, ठीक है, गर्मी ज्यादा हो तो मेरी मास 90 kg हो जाए और सर्दी हो तो वो 86 kg से रह जाए। नो, इस पेन की मास अगर 12 ग्राम है तो वो चाहे टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इसकी मास 15 ग्राम ही रहेगी। There will be no change in mass with the temperature. टेम्परेचर के साथ फिर चेंज क्या होता है? दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये याद रखने की बात थी, इसीलिए मैंने इसको इलैबोरेट किया। जी बेटा, अगला हमारा जो इसके अंदर सेक्शन है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन जो कि आरजी क्लासियस ने दी थी वो क्या है। बेटे एक बात आपको बताता चलूं, जो पहली स्लाइड थी जिसमें डेवलपमेंट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी, 4-5 पॉइंट मैंने निकाले थे, दैट वाज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो दूसरी स्लाइड थी जिसमें पोस्टुलेट थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, दैट वाज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है दैट इज आल्सो ए लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए, keeping in view of the postulates of kinetic molecular theory of gases, R.J. Clausius deduced kinetic gas equation, उसने kinetic gas equation deduce की, निकाली। The pressure on the walls of the container is due to collisions. हमेशा गैस का जो प्रेशर होता है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की वजह से होता है, और वो कोलिजन्स जो कि दीवार के साथ टकरा रहे। When molecules move, they will collide with each other, एक दूसरे से भी टकराते हैं, and also with the walls of the container, और कंटेनर की वॉल्स के साथ। और जो प्रेशर होता है ये याद रख लें, ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्स के अगेंस्ट, जो कंटेनर की वॉल्स के अगेंस्ट जो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, फोर्स लगाते हैं, ये बुनियादी तौर पे उनकी वजह से। द फोर्स अप्लाइड ऑन द यूनिट एरिया इज प्रेशर, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन है P इज इक्वल टू F/A। और काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, हमें इसका प्रूव नहीं करना, एफएससी लेवल पे हमने इसको टेकन एज ग्रांटेड लेना है, और ये है PV इज इक्वल टू आई एम सॉरी 1/3 MnC बार स्क्वायर। मैंने अभी पिछली स्लाइड पे आपको आखिर में बताया C बार स्क्वायर इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या है ये अभी हमें पता चल गया। P is the pressure, V is the volume of the container, M is the mass of one gas molecule, capital N is the total number of molecules in the gas, और C bar square that is mean square velocity। जी बेटा, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अलहदा भी पूछी जाती है और काइनेटिक गैस इक्वेशन के मेन क्वेश्चन का हिस्सा भी। All the molecules of the gas don't have same velocity, सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, मैक्सवेल ने ये कहा था। क्या कहा था? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी, और ये मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। कहता मान लीजिए N1 मॉलिक्यूल्स जो है उनकी वेलोसिटी C1 है, N2 मॉलिक्यूल्स की तादाद है जिनकी वेलोसिटी C2 हो, एंड सो ऑन, देन C बार स्क्वायर जो है वो इसके बराबर, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें ग्रुप 1 जो था N1, ग्रुप 2 जो है उसमें N2 मॉलिक्यूल है, ग्रुप 3 जो है उसमें N3 मॉलिक्यूल्स है, और ये सारे मिलकर कैपिटल N बना देंगे। ये आपके पास आ गया, वेयर स्मॉल n के जो टोटल सम है दैट इज इक्वल टू कैपिटल N, और कैपिटल N अभी हमने लेफ्ट साइड पे देखा, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपके जी बेटा,
सी बार स्क्वायर इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसको हम CRMS लिखते हैं। और CRMS वो जो सी बार स्क्वायर है उसका रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। और ये किसके बराबर है? ये है 3RT/m। जैसे आपने पीछे इक्वेशन टेकन एज ग्रांटेड ली है, ये वाली इक्वेशन भी टेकन एज ग्रांटेड लेनी है, लेकिन इस इक्वेशन का प्रूफ भी आ जाता है। अच्छा, मजेदार बात यह है इसका प्रूफ आपकी किताब में है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये प्रूफ कब आता है, तो इसका जवाब कैसे लिखना है ये भी हमारे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह मौजूद है। Where CRMS is root mean square velocity, RMS means root mean square. M, that is the molar mass of gas, R universal gas constant, और T absolute temperature. Beta, above equation is quantitative relationship between absolute temperature and the velocity. आप देखिए बेटा, T और velocity एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब T बढ़ेगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। There is direct relationship between temperature and molecular velocities. Higher the temperature, greater will be the molecular velocity, and consequently higher will be the pressure. अगर बात सुन लें, अगर वेलोसिटी ज्यादा हो, मॉलिक्यूल ज्यादा जोर से दीवार से टकराएगा, जब ज्यादा जोर से दीवार के साथ टकराएगा तो नतीजा क्या होगा? उस कंटेनर के अंदर गैस का प्रेशर जो है वो ज्यादा। अब किस तरह से गैस लॉस को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ बच्चे एक और ब्लंडरस मिस्टेक करते हैं। पेपर में आम तौर पे बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में से एक आता है कि उसको कहते हैं एक्सप्लेन करें फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, और दोनों में से ज्यादा इम्कान आप समझ लें 70-80% इम्कान चार्ल्स लॉ के। तो अभी मैं आपको कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि चार्ल्स लॉ के इम्कान क्यों, ठीक है। और ये भी जो है ये उसमें आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये दो पूछे जाते हैं, कोई से भी दो, चार इस एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है। तो उन चार में से दो जो है वो पूछे जाते हैं। पहले हम बॉयल्स लॉ की तरफ से कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। वो जो 8वां पोस्टुलेट हमने पढ़ा था और मैंने आपके सामने ये लिख दिया था, E K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, और K E किसके बराबर है? दैट इज हाफ MNC बार स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर आपने तो पहले अभी हाफ MC बार स्क्वायर किया था, ये N क्यों आ गया? क्योंकि N मॉलिक्यूल्स के लिए फिर उसमें कैपिटल N लगाना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाफ MNC बार स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अल्फा हटाएंगे तो बेटा एक के हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 इन हियर, और के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बेटा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या कहती है? PV is equal to 1/3 MNC बार स्क्वायर, ठीक है। Multiply and divide equation 3 by 2 on right hand side. Equation 3 को right hand side पर 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। क्योंकि ऐसे यही पॉइंट बनेगा। आप देख लें, मैंने 2/2 करके, यानी 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया, नीचे वाला जो है वो 2 पे बेटे डिवाइड भी हो गया, और अब मैंने क्या किया, सिर्फ निचले वाले 3 और 2 को आपस में डिस्प्लेस कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसा काम हम इतना से कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 होगी। जरा गौर कीजिए, ये जो हाफ MNC बार स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 4 में, क्या इसको KT से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यही लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूटिंग हाफ MNC बार स्क्वायर बाय KT फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये आपके पास आ जाएगा PV is equal to
2/3 kT, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया जाए, बेटे के पहले ही कांस्टेंट है और टी भी अगर कांस्टेंट कर लिया जाए, बॉयल्स लॉ में आपको पता है टी कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास जो टी वी है, ये सारी राइट साइड वाली सारी टर्म कांस्टेंट के ऊपर के बार हमने कर दिया, तो ये क्या है, दिस इज बॉयल्स लॉ। और hence at constant temperature and n the product PV is constant, और ये क्या है, ये बॉयल्स लॉ आपके पास प्रूव हो गया। अब जरा ये स्लाइड को मद्देनजर रखिए, अपनी किताब भी जरा खोलिए। किताब में आपको बॉयल्स लॉ कुछ और तरह से लिखा हुआ दिखेगा। वो आगाज कर रहा है इक्वेशन नंबर 2 से ऊपर वाली इक्वेशन पे, यानी यहां से किताब वाला आगाज। मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये 2 पॉइंट इसमें डाले। अच्छा, अगर आप गौर करें, आगे जो चार्ल्स लॉ है उसमें तो किताब वाले ने बिल्कुल ये नहीं डाल दिया, उसने कहा जी टेक इक्वेशन नंबर 18। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चे ब्लंडर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 18 को पकड़ के आगे 2 लाइनें लिख के कह देते हैं कर आया, वो गलत है। वैसे करके आएंगे तो एग्जामिनर उसके ऊपर क्रॉस लगाएगा और आपको 1 नंबर भी नहीं देगा। इसमें करना क्या है बेटा, इसमें इक्वेशन नंबर 18 यानी जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 अभी हमने निकाली थी, आपकी किताब की वो इक्वेशन नंबर 18 है, वहां तक हमने बॉयल्स लॉ के अंदर से सारा प्रूफ लेके जाना है। ये देख लीजिए, इस सारे का सारा बेटे ये पूरे का पूरा प्रूफ वही है। इक्वेशन नंबर 5 तक हमने इसको ऐसे ही लेके जाना, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, 70 से 80% चांसेस होते हैं कि आपको चार्ल्स लॉ आता है, और सारे बच्चे चार्ल्स लॉ में से 0 नंबर लेते हैं अपनी हमाकत की वजह से, क्योंकि वहां पे ये जो इक्वेशन नंबर 5 है हमारी, जो आपकी किताब की इक्वेशन नंबर 18 है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पिछला उसका प्रूव नहीं किया। किताब वाले ने इसलिए नहीं किया कि वो ये समझते हैं कि वो बच्चे इतने अक्लमंद हैं कि वो वहां से पीछे से जो है वो बॉयल्स लॉ से इसको पिक कर, ठीक है। उन्हें क्या पता पाकिस्तानी बच्चे हैं लकीर के, इन्होंने नहीं करना है जी बेटा। इसके बाद रीअरेंज करना है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 को, हमने पी को उठा के राइट साइड पे लेना देंगे, और इसमें पी कांस्टेंट होता है। जब पी कांस्टेंट होगा तो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे का सारा जो फैक्टर है ये वाला, ये कांस्टेंट। तो v इज इक्वल टू k डबल बार t, दैट इज चार्ल्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया। ये साबित हो गया कि ये जनाब चार्ल्स लॉ है। अब अगला है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। कहता है कंसीडर 2 गैसेस 1 and 2 एट द सेम प्रेशर एंड हैविंग सेम वॉल्यूम। 2 मुख्तलिफ सिलेंडर में 2 गैसेस हैं, एक का नाम गैस 1 कर लें, एक का गैस 2 कर लें, और दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम सेम। कहता है इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे n1 एंड n2, और उनकी मासेस होंगी मॉलिक्यूल्स की m1 एंड m2, और उनकी मीन स्क्वायर वेलोसिटीज होंगी c1 बार c बार 1 स्क्वायर और c बार 2 स्क्वायर, ठीक है जी। और गैस 1 हमारे पास रिलेशन बनेगा ये जनरल गैस इक्वेशन से हमने, और गैस 2 रिलेशन हमारे पास बनेगा ये। आप देखिए बेटा P और V तो दोनों के सेम है, तो लिहाजा P और V दोनों में सेम हो गए, तो ये राइट साइड पे m1 n1 c1 बार स्क्वायर और m2 n2 c2 बार स्क्वायर ये आपके पास। चूंकि P और V बराबर हैं तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वेट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1/3 m1 n1 c1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 बार स्क्वायर। बेटा 1/3 से 1/3 कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा m1 n1 c1 बार स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 कर दिया। और व्हेन टेम्परेचर ऑफ दोनों गैसों का सेम हो
तो पर मॉलिक्यूल उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी पर मॉलिक्यूल हाफ m1c1 बार स्क्वायर। पर मॉलिक्यूल मीन एक, इसमें इसलिए n नहीं आ रहा, ठीक है। हाफ से हाफ कट गया तो m1c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2c2 स्क्वायर। तो बेटा जब आप यहाँ, मुझे बार लगानी थी, मैं गलती से यहाँ बार नहीं लगा सका, यहाँ पे बार आनी थी, ठीक है। ये मैं बाद में करेक्शन कर लूंगा, आप अपनी स्लाइड पे देखिए जी बेटा। इक्वेशन 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास खाली बचेगा n1 इज इक्वल टू n2। दैट मीन्स कि अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बराबर हो जाएं तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बराबर होती है, और यही हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। इसके बाद बेटे आ जाता है ग्राहम्स लॉ। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बेटे। जब ग्राहम्स लॉ आता है, ये आमतौर पे अकेला ही आता है क्योंकि इसमें प्रूफ जरा थोड़ा सा आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और अहम बात ये है कि हमारे यहाँ जो पेपर सेटर होते हैं वो बेचारे अल्लाह मारे, उनको बाज़ दफ़ा इस चीज़ का अदराक ही नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट है और कौन सा लॉन्ग है। वो ऐसे खबीस हैं, वो इसको भी बाज़ दफ़ा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में डालते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन से ही आपने आगाज करना है 1/3 mNc बार स्क्वायर से। और फॉर 1 मोल जो n है वो एवोगैड्रो नंबर Na के बराबर हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इस n की जगह Na कर, और P, अच्छा ये जो m और Na है यानी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये कैपिटल M हो जाएगा, और कैपिटल M होता है मोलर मास, where m is the molar mass या molecular mass of the gas। रीअरेंज द अबव इक्वेशन, इसको रीअरेंज किया तो C बार, यहाँ पर भी मैं बार लगानी भूल गया हूँ, दैट इज 3PV/m। बेटा जी ये इस इक्वेशन को रीअरेंज किया बेटा। 3 को मैं उठा के इधर P के साथ ले गया हूँ, M को उठा के इधर नीचे ले गया हूँ, तो ये आपके पास ये हो। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी, ये देखिए। और अब हमने क्या किया, v को उठा के m के नीचे ले गए, ये देखिए, ठीक है जी। तो m/v होता है, वो क्या होती है, वो डेंसिटी होती है, तो हमने उसको डेंसिटी से रिप्लेस कर दिया। और c बार स्क्वायर का रूट जो है ये 3p/m है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट ले लिया जाए तो बेटा c बार स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, ऐसे लिख लें। या c बार स्क्वायर की बजाय आप रेट जो है रेट भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये आपके पास बेटा ग्राम्स लॉ आ गया ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। अच्छा, ये जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, इसके अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन छुपा हुआ, एक शॉर्ट क्वेश्चन छुपा, वो शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अगर आप गौर करें तो जो जहां हमने क्लासियस काइनेटिक मॉलिक्यूलर काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ी है, तो वहां हमने इसको टेकन एज ग्रांटेड लिया था, ठीक है। इसका प्रूफ भी आ जाता है किताब में आपके, निकलता है ग्राहम्स लॉ के अंदर से। देखिए वहीं से हम आगाज कर रहे हैं, ग्राहम्स लॉ वाले, वही पूरे का पूरा वही चल रहा, ठीक है जी। आपको नजर आ गया पिछले वाला ही सारा सेक्शन, सिर्फ मैंने इसको रिप्रोड्यूस किया। यहां आके देखें, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, ये यही आ गया। अब यहां से फर्क आएगा। फॉर जनरल गैस इक्वेशन हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, और फॉर हमने क्या किया, ये 1 मोल लिया था ना ये, तो यहाँ पे भी n1 ले लें 1 मोल, तो ये PV किसके बराबर हो जाएगा, RT के। तो PV की जगह RT को सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है जी। तो वो बेटा आपके पास ये प्रूव आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। ये शॉर्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बहुत टेक्निकल है, आम बच्चा इसको नहीं कर सकता, ठीक है। जिन्होंने रट्टे लगाए हुए हैं, जिन्होंने किताब या नोट से पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो पैदल है इस मामले में। अगर आप गौर करें, मैंने आपको बता दिया है कि ये जो टॉपिक है ये यहां से लेके यहां तक ग्राहम्स लॉ के अंदर ही छुपा हुआ, सिर्फ उसका आगे 2 स्टेप इजाफी हैं, ठीक है। और ये आता है, ठीक है। और ये निशानी होती है अच्छे बच्चे की, जो टका बच्चा है वो ये वाला सवाल नहीं करता।
जी बेटा, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मजेदार एक बात आ गई। ये जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है, इसको लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं, गिव काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। मैं कहता हूँ ये टगा पेपर सेटर है ना, वो ये सवाल, ये क्या है बुनियादी तौर पर? ये जो 8वां पॉस्टुलेट नहीं अभी हमने पढ़ा कि ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको प्रूव करना। जब ऐसे पूछ लिया जाए जैसे ये मैंने लिखा है, 60-70% बच्चों को ये मालूम ही नहीं पड़ता कि ये सवाल कहां से आ गया। ये तो एक लाइन थी, 8वां पॉस्टुलेट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, ये सवाल कहां से आ गया? बेटा जी, ये जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है, बुनियादी तौर पे ये यही सवाल, ठीक है। एंड दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं रैंडमली, या जिसको हमने हैपहैजर्डली कहा था। दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, आपस में भी टकराते हैं, एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल, दीवार से भी टकराते हैं। लाजिमी बात है जब टकराएंगे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। देयर कोलिजन्स आर इलास्टिक, इनके कोलिजन्स इलास्टिक हैं। और प्रेशर किसकी वजह से होता है? प्रेशर होता है कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। काइनेटिक गैस इक्वेशन हमें पता है कि PV = 1/3 mNc bar square। m is mass of one molecule। जी बेटा, PV, हाँ जी, शरारतें बंद कर दें। m is the mass of one molecule, और बेटा कैपिटल N total number of molecules, और c bar square that is mean square velocity। The average kinetic energy associated with the molecules is due to translational। बेटा kinetic energy गैस के अंदर क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने स्ट्रेट लाइन मूव करना होता है, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है दैट इज बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन। तो वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ½ mc bar square। E k is the average translational kinetic energy। Multiply and divide equation by 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और राइट हैंड साइड इस इक्वेशन हमारे पास ये आ जाए। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। इक्वेशन 3 को हमने n को यहां से उठा के इधर ले गए और इस 2 को इस 3 से सब्स्टिट्यूट कर दें। अब जरा गौर करें, ये क्या चीज है? ½ mc bar square, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सब्स्टिट्यूट E के फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 4, ये आपके पास ये आ गया। और फॉर 1 मोल n = na, या जिसको आप n = 1 मोल कहते हैं, तो आपने क्या किया? n की जगह Na कर दिया। बेटा फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन वी नो दैट PV = nRT, और फॉर 1 मोल PV = RT, तो PV की जगह RT लगा दे। सब्स्टिट्यूट PV by RT इन इक्वेशन नंबर 6। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 7। गौर कीजिए, अब हम क्या करेंगे? 3RT को इधर ले जाएंगे, रीअरेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 7 को। देख लें आप, 3R, ठीक है, 3RT और Na। ये जरा गौर कीजिए, ये सारा फैक्टर क्या है? R भी कांस्टेंट, Na भी कांस्टेंट। बेटा जी ये सारा फैक्टर ही कांस्टेंट हो गया, तो फिर E के किसके आ गया? ये कांस्टेंट इनटू T, और आपके पास साबित हो गया कि E के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। Hence, it is proved that average translational kinetic energy of gas molecules is directly proportional to absolute temperature. In gases and liquids, temperature is measure of translational kinetic energy, क्योंकि molecules इनमें straight line में move कर सकते हैं। और solid में क्या होता है? Molecules की fixed जगह होती हैं, तो सिर्फ अपनी जगह पे vibrate कर सकते हैं, तो उनकी vibrational kinetic energy। At absolute zero, that is the zero of the Kelvin state, molecular motion should cease। molecules की motion है वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, which is practically unattainable। हम ये खत्म नहीं कर सकते। होता क्या है कि वो मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं हल्का फुल्का वो उसमें इर्ताश वाइब्रेशन रह जाती है। तो अभी तक हम 10⁻⁻5 केल्विन तक टेम्परेचर हासिल कर चुके हैं। ये अभी जीरो नहीं है, 10⁻⁻5 केल्विन जीरो नहीं है, ठीक है।
तो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हो गया। हम कल और परसों 2 दिन मज़ीद क्लास लेंगे। वैसे तो सरकारी छुट्टियां हो गई हैं क्योंकि मैं 2 दिन काम नहीं करवा सका। मैं ये चाहता हूँ कि ईद के लगभग हम इस चैप्टर को मैक्सिमम कवर कर लें। तो इट इज़ ऑलमोस्ट आप ये समझ लें 80% ये चैप्टर कवर हो गया है। ईद तक हमारे अगर 3 चैप्टर हो जाते हैं तो होपफुली ईद के बाद जो हमें टाइम मिलेगा इन्हीं इसी मतलब क्वारंटीन पीरियड में, तो मुझे उम्मीद है हम इंशाल्लाह 5-6 चैप्टर्स तक जो है वो कर लेंगे। मैंने तरतीब बिल्कुल वही रखनी है जो टेक्स्ट बुक में है। मैंने 5वां और छठा चैप्टर आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपके कॉलेजेस खुलने से पहले पहले मैं करवा दूँ। 5वां और छठा चैप्टर दिस ये जो 2 चैप्टर हैं, दीज 2 चैप्टर्स आर एसेंस ऑफ केमिस्ट्री, इसका निचोड़ है। इसमें एक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और दूसरे में है बॉन्डिंग। एक बात समझ लें, अगर आपको 5वां और छठा चैप्टर बिल्कुल परफेक्शन के साथ आ जाए, इंशाल्लाह अज़ीज़, मैं अल्लाह से डर के ये अर्ज कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में आप किसी जगह डोलेंगे नहीं, आप कहीं घबराएंगे नहीं। ठीक है, अब मैं करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह 5वां और छठा। अभी कोशिश करते हैं ईद तक ये हमारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी चैप्टर्स कर रहे हैं हम उसके न्यूमेरिकल्स साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, जो अंदर से निकलने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको साथ साथ इलेबोरेट करता रहता हूँ। ये जो बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैं ट्राई करूंगा कि ईद की जो 2-3 छुट्टियां मैंने करनी है उन छुट्टियों में मैं आपको पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व, वो मैं जो एट द एंड ऑफ द चैप्टर है वो मैं आपको दूँ। ठीक है, ये जो नोट्स हैं यहाँ तक कल के अपडेट हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड सेक्शन पे जाके। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं? चलें जी, ठीक है, बाकी बातें हम इंशाल्लाह फिर अपना कल करें। थैंक यू वेरी मच। सर 5 बजे की क्लास? हाँ, वो 5 बज के कोई 10 मिनट पे मैं शुरू करूँगा। ठीक है, 5:10 पे फर्स्ट चैप्टर जो है वो दोबारा जहाँ से हमने शुरू किया हुआ था वहीं से शुरू। ओके बेटे, अल्लाह आपका हामी और नासिर।